कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत। जो लास्ट लेक्चर हमने देखे थे उसमें हम प्रस्ताव को पढ़ चुके थे। आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज कल परसों जो रहेंगे वो इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेंगे संसद के हिसाब से। तो हमारे 6 लेक्चर के करीब करीब 30-30 मिनट के करीब 6 लेक्चर हो चुके। इसका मतलब 180 मिनट के करीब हमने संसद को पढ़ा। ऐसे ही शायद 180 मिनट और लगे। तो एक बड़ा समय संसद को इसलिए देने का है कि उस संसद से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है, और संसद ही वो एक गुरुत्वाकर्षण का बिंदु है जहां पर सभी चीज आकर्षित होती है। तो यदि हमने संसद को पढ़ लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप इंटरलिंक हो जाती है, और इसीलिए हमने संसद को थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश की। आज हमें संसद के समय में, संसद की विधि में हमें विधायकों को पढ़ना है, विधेयक। क्योंकि संसद का जो एक काम रहता है वो रहता है कानून बनाना, और संसद को जो कानून बनाने का अधिकार रहता है, तो कानून कैसे बनाते हैं उसमें हमें आपको विधेयकों को बताना है। और विधेयकों को जब हमें आपको बताने हैं तो एक एक करके एक एक विधेयक है जिसे हमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसमें एक विधेयक है जिसे हम कहते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, देखिए ये है। इसके बाद में एक विधेयक आता है जिसे हम साधारण विधेयक के साथ में अलग नाम से बोलते हैं। उसे कहते हैं धन विधेयक। याद रखिए, हम विधायक नहीं बोल रहे हैं, हम विधेयक बोल रहे हैं। विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कहलाता है, विधेयक एक बिल। इसके बाद में एक और विधेयक रहते हैं जिसे कहते हैं वित्त विधेयक। याद रखिए, वित्त विधेयक। हम इसमें वित्त विधेयक में 2 आर्टिकलों को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, एक 117(1) और एक 173। और जो धन विधेयक जिसे हम मनी बिल कहते हैं उसके लिए एक आर्टिकल है 110, 110। इसके अलावा एक और विधेयक है जिसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। हमें 4 विधेयकों के बारे में पढ़ना, और 4 विधेयकों के बारे में पढ़ना है जिसकी कार्रवाई होती है संसद में। जिसके ऊपर कार्य कौन करता है? संसद। हम उसको बता देते हैं, और उसको बताते हुए आपको पहले तो हम ये बता देते हैं कि जो कार्रवाई होती है संसद में किसी भी विधेयक को लेकर वो कैसे होती है। जब कार्रवाई होती है तो हम एक विधेयक लेते हैं जिसे हम कहते हैं साधारण विधेयक। देखिए, साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया। तीनों को पारित करने का तरीका एक है। जहां जहां पर थोड़ा सा अंतर है उस बातों को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक का मतलब यह है सामान्यतः कानून को बनाना है, सामान्य कानूनों को बनाना है। मतलब इसमें ना तो धन का कोई संबंध है, ना ही संविधान संशोधन का कोई संबंध है। तो ऐसे विधेयकों को हम साधारण विधेयक कहते हैं। जो साधारण विधेयक रहते हैं इसे कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब जो सदस्य है, कहाँ का बेटा? संसद का। जो संसद का सदस्य है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन में विधेयक को क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। अगर कोई विपक्ष का या जो मंत्री नहीं है वो अगर विधेयक को प्रस्तुत करता है किसी भी सदन में, तो उसे कहा जाता है बेटा प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब निजी विधेयक कहा जाता है।
और अगर बिल को कोई मंत्री रखता है तो उसे कहा जाता है सरकारी बिल। इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक के बात? तो कोई भी व्यक्ति रख सकता है, किसी में भी रख सकता है, मतलब सदन के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लोकसभा में रखना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में रखना चाहते हैं तो राज्यसभा में। यहाँ तक के कोई दिक्कत है? चलिए नहीं। अब विधेयक को रखने के बाद में, विधेयक को रखने के बाद में आगे क्या होता है कि अब विधेयक को रख रहे हैं तो रखने से पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो उसी को कहा जाता है प्रथम वाचन। प्रथम वाचन मतलब पहली बार पढ़ लिया, मतलब आपने किसी विधेयक को रखना है तो पीठासीन अधिकारी को इस बात के विषय में बता दो कि भैया इसके ऊपर चर्चा करना है तो समय चाहिए हमें, ताकि आप जो समय को निर्धारित करने वाली और कार्य को पूरी तरह से संचालित करने वाली समिति है उसको आप बता दें, ताकि वो पूरे कार्यों को करने में हमारे कार्य को भी ऐड करे और पूरे कार्यों में हमारे कार्य को ऐड करते हुए संसद की कार्रवाई को एक सुचारू ढंग से सुव्यवस्थित रूप से चला सके। तो जो पहला वाचन रहता है उसमें पूर्व सूचना को ही शामिल किया जाता है। इसमें और किसी प्रकार की कार्यवाही होती नहीं है। अगर पहले सदन में आता है, मान के चलिए पहला सदन कौन सा है? लोकसभा। कौन सा सदन है? लोकसभा। पहला सदन हो, उसमें प्रथम वाचन के बाद में शुरू होता है द्वितीय वाचन। अब ये द्वितीय वाचन क्या होता है उसको भी हम बताते हैं। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि जो बिल रहता है उस बिल की प्रति जो रहती है, एक तो सभा पटल के सामने रख दी जाती है, मतलब पीठासीन अधिकारी को दे दी जाती है। उसके बाद में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सबके सामने प्रति को रख दिया जाता है। और प्रति को रखने के बाद में कुछ कार्य हो सकते हैं कि भैया एक कि जो बिल रखा है उसके ऊपर तुरंत चर्चा शुरू हो, तुरंत चर्चा को शुरू करो। सब जानते हैं इस बिल को, एक काम करो अब चर्चा शुरू करो। ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तुरंत चर्चा के अलावा ये बोल सकते कि भैया इस बिल को पढ़ना है तो थोड़ा समय दीजिए। समय दीजिए और व्यवस्थित रूप से इसको करना है तो एक काम करिए, इसके लिए एक समिति को बना दीजिए। वो समिति कहलाती है प्रवर समिति। जब कोई सदन ये चाहता है कि उस सदन में रखा हुआ बिल उसके ऊपर व्यवस्थित रूप से चर्चा हो और निष्कर्ष निकलकर एक व्यवस्थित बिल कानून के रूप में बने, तो उसके लिए अगर वो सदन के कुछ सदस्य जो इस बिल के विषय में विशेष रुचि रखते हैं और पीठासीन की नजरों में है, उन लोगों की समिति को बनाकर खंडवार चर्चा करने के लिए क्या करा जाता है? अपॉइंट किया जाता है समिति को। अगर एक ही सदन की समिति अगर उस बिल के ऊपर चर्चा करती है, खंडवार चर्चा करती है, एक बिंदु पर चर्चा करती है, उसी प्रकार से चर्चा करती है जिस प्रकार से सदन करती है, तो उस प्रकार की समिति को प्रवर समिति कहा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मान के चलो समिति दो प्रकार की होती है, इसमें हम बता रहे हैं सदन की जब बिल पारित होते तो उस समय में एक समिति ये रहती है कि मान के चलो लोकसभा से बिल को पारित किया, प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, फिर इसके बाद तृतीय वाचन भी होता है। तृतीय वाचन में सीधे मत पर आते हैं और राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी प्रथम वाचन द्वितीय वाचन हुआ, पर वहां पर क्या हुआ, इस बिल की कुछ खामियों को उजागर किया गया और बिल को कुछ समय के लिए रोका गया। तो उस समय में जो पीठासीन रहते हैं वो इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि इस बिल को क्या किया जाए, दोनों सदन के कुछ लोगों को साथ में रखकर एक ज्वाइंट कमेटी बनाया जाए और वो लोग खंडवार तरीके से चर्चा करेंगे और फिर बाद में सदन के सामने रखेंगे और फिर बाद में उसके ऊपर वैसी कार्रवाई करके इस बिल को पारित करके कानून बना लेंगे। तो ऐसे समय में एक और समिति बन सकती है, उसे कहते हैं संयुक्त समिति।
ठीक है, प्रवर समिति या संयुक्त समिति। यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? चलिए, यहाँ तक के भी कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? इसके अलावा एक और किया जा सकता है कि पब्लिक डोमेन में, जनता के सामने इस बिल को रख दिया जाए। जनता के सामने इस बिल को रख देते हैं, जनता इसके ऊपर अपने विचार, तर्क वितर्क देते हैं। ये प्रायः होता है, ये प्रायः होता है और इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है? तृतीय वाचन शुरू होता है। तृतीय वाचन शुरू होता है और तृतीय वाचन में हो जाते हैं मत, मतलब मतदान होता है कि कौन इसके पक्ष में, कौन इसके विपक्ष में। अगर ये बिल पहले सदन में पारित हो जाता है तो उसके बाद में इसे भेजा जाता है द्वितीय सदन में। कहां पर भेजा जाता है? द्वितीय सदन में, सेकंड हाउस में भेजा जाता है। और द्वितीय सदन भी उसी प्रकार से चर्चा करता है, उसी प्रकार से क्रिया करता है जिस प्रकार से प्रथम सदन ने किया। और जब द्वितीय सदन से भी, मान के चलिए द्वितीय सदन से भी अगर बिल पारित हो जाता है, द्वितीय सदन से बिल पारित हो जाता है तो इस बिल को भेजा जाता है बेटा राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति के पास में इस बिल को हस्ताक्षर करे, नहीं करे, रोक ले या पुनर्विचार के लिए भेजे, अर्थात वीटो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास में। आर्टिकल 111 के तहत वीटो शक्ति है कि वो क्या कर सकता है? पहला तो हस्ताक्षर कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तीसरा क्या कर सकता है? रोक सकता है। रोक सकता है मतलब अपने पास में रखे। और चौथा क्या कर सकता है? वो पॉकेट कर सकता है, पॉकेट कर सकता है। पुनर्विचार के लिए भेजना, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति चाहता है कि कुछ जो बातें हैं उसके ऊपर अच्छी तरीके से विचार विमर्श नहीं हुआ है, कृपया करके उस बातों पर पुनः विचार विमर्श करिए। तो विचार विमर्श करने के लिए वो फिर से सदन के पास में भेजता है। और विचार विमर्श करने के बाद में अगर सदन कुछ बातों पर विचार विमर्श करे या किसी भी बात पर विचार विमर्श ना करे, उसके बावजूद फिर से अगर दोनों सदन से पारित हो जाने के बाद में अगर वह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए। इस प्रावधान को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इस बात को सीधे सीधे लिख दिया गया था कि भैया राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के विधेयक पर हस्ताक्षर करना बाध्य है, मतलब वो विवेकाधीन शक्ति को नहीं रखे। पर मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा उस समय में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एक परंतु को जोड़ दिया और परंतु जोड़कर ये बातों को रख दिया। रोक सकते हैं मतलब क्या कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह आता है या फिर ऐसे समय में बिल आता है जो लगता है कि राष्ट्रपति को ये एक दुर्भावनापूर्ण है या फिर राजनीतिक एक प्रकार से एज लेना चाहते हैं, तो उस संबंध में राष्ट्रपति इस विधेयक को रोक सकता है। या राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो संबंधित विधेयक जो है ये उस सरकार के द्वारा मेरे पास में लाया जा रहा है जो जिसके पास में अभी वर्तमान में बहुमत ही नहीं है, तो ऐसे संबंध में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस विधेयक को रोक सकता है, उसके ऊपर विचार ही नहीं करता, वो अपने आप मृत्यु को प्राप्त कर जाता है जब विघटन हो जाता है लोकसभा का। पॉकेट कर लेता है मतलब जेब में डाल लेना, जेब में डाल लेता है, बताता ही नहीं है, ना बोलता है, कुछ नहीं करता। ये भारत की राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति सबसे महत्वपूर्ण, पॉकेट कर लेना। राजीव गांधी के समय में एक डाकघर अधिनियम लाया गया था। उस डाकघर अधिनियम को तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जल सिंह के द्वारा किया गया था, पॉकेट कर लिया। और पॉकेट करने के बाद में उसके ऊपर कोई विचार ही नहीं दिया। मतलब अगर राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक पर अगर पॉकेट कर लेता है तो पॉकेट में कितने समय तक के रखेगा इस बारे में भी संविधान में नहीं कहा। और यहीं पर अमेरिका का संविधान क्या है? यहाँ पर अमेरिकी के संविधान में राष्ट्रपति को यहाँ पर पॉकेट की शक्ति एक सीमा तक के है कि राष्ट्रपति एक सीमा तक के पॉकेट में रख सकता है, मतलब अधिक समय तक के नहीं रख सकता।
यही थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई देता है भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति में। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब अगर मान के चलिए पारित कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो वो लागू होता है। यह साधारण विधेयक के संबंध में कि संसद में कोई साधारण विधेयक किस प्रकार से कानून का एक प्रकार से आवरण को प्राप्त करता है, तो ये होता है। जैसे आप अगर देखेंगे तो सूचना का अधिकार ये कानून है, इसे पारित किया गया तो सबसे पहले लोकसभा से पारित किया होगा, फिर राज्यसभा से पारित किया होगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा। पर क्या होता है, एक और विधेयक रहता है जिसे हम कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक 1 या 113 का 1 या वित्त विधेयक 113 का 3, 117 का 3, सॉरी 117 और 117 मतलब 117 का 1 और 117 का 3। ये दोनों में अंतर है, तीनों में अंतर है और तीनों में ही पैसों के बारे में चर्चा की गई। तो हम तीनों के बारे में बता देते हैं कैसा है और उस बातों को आप समझ लीजिए। तो साधारण विधेयक समझ में आ गया। साधारण विधेयक जैसा ही वित्त विधेयक भी है, धन विधेयक भी है, थोड़ा सा अंतर है। तो हम यहां पर 3 विधेयकों को बना देते हैं। 3 विधेयक के लिए बातों को पढ़ना है हमें। एक धन विधेयक जिसकी चर्चा आर्टिकल 110 में की गई, मतलब परिभाषा जो है, जो डेफिनेशन है वो उसमें दी गई। उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हो। निम्नलिखित बिंदु मतलब कौन कौन से शामिल हो? किसी कर को, टैक्स को लगाना, उत्साधन करना, परिहार करना, ठीक है, परिवर्तन करना या विनियमन करना। ये अगर किसी विधेयक में है तो वो विधेयक कौन सा कहलाएगा? धन विधेयक। इसके अलावा क्या कहा? संचित निधि से कोई पैसा, संचित निधि जो आपको हम 2 आर्टिकल बता देते हैं। एक आर्टिकल है 266A, एक है 266(2). ये एक आर्टिकल होगा जिसमें 2 सब आर्टिकल है और एक आर्टिकल है आपका, यहां पर लिख देते हैं 267। बातों को समझ लीजिए। 266 जो है 1, वो संचित निधि के बारे में बताता है बेटा। किसके बारे में बताया? संचित निधि, जिसमें आप लोग जो टैक्स देते हो, वो जो पूरा टैक्स रहता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो पूरा जो टैक्स रहता है जिस अकाउंट में जाता है वो रहती है संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। उसके अलावा एक और निधि रहती है जिसे हम कहते हैं लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, पब्लिक मनी जो रहती है। इसमें आपने बैंक में जो एफडी के रूप में या फिर आपका वेतन के रूप में कटने वाला जो प्रोविडेंट फंड का पैसा रहता है, वो जहां पर जाकर जमा होता है वो रहती है लोक निधि। लोक निधि जो रहती है इसकी रखवाली करती है सरकार, केवल रखवाली करती है, इसके ऊपर अधिकार नहीं होता। अधिकार व्यक्ति का होता है, जब उसकी आवश्यकता होती है तब वो उस पैसे को निकाल सकता है, परंतु एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। एक और निधि होती है जिसे हम कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, ये आकस्मिक निधि जब परिस्थिति विकट हो, इसके विषय में हम आपको बजट के संबंध में बड़ा अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे, शायद 2-3 लेक्चर के बाद में वो टॉपिक आए। तो आकस्मिक निधि एक आकस्मिक घटना से उबरने के लिए आवश्यक पैसों की पूर्ति करने के लिए निधि है। क्योंकि अगर पैसे को निकालना हो तो ये आवश्यक है, क्योंकि ये सीधे सीधे कहा गया है कि किसी भी प्रकार के पैसे को यदि संचित निधि से निकालना हो तो उसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है और संसद की अनुमति को प्राप्त करने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। और इतने समय के बाद में अगर पैसा मिलता है तो घटना के जो हुई है उसको जब तुरंत राहत बचाव के लिए आवश्यक पैसे की आवश्यकता रहती है उस घटना से लोगों को, उस समय में पैसे की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य
ये आकस्मिक निधि करती है। और आकस्मिक निधि जो होती है वो राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति इसके लिए क्या करता है, अधिसूचना जारी करता है, परंतु इसका पूरा जो रखवाली है वो वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव, जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी रहता है, वो करता है। ये बातों को याद रखिए। तो संचित निधि का कोई भी पैसा निकालना या डालना हो तो, इसके अलावा कोई भी जो कर्ज है वो अगर लेना, कोई भी कर्ज लेना हो, उसके संबंध में भी अगर हम बात करें तो वो बातें भी इसी में आती है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य बातें जो रहती है वो नहीं शामिल होती है। जैसे कोई जुर्माना लगाने की बात हो, किसी के ऊपर जुर्माना, उसका जो पेमेंट होता है उसे हम धन बिल नहीं कह सकते। इसके अलावा कोई फीस वगैरह जो रहती है उसको बढ़ाने के संबंध में अगर हो तो उसे भी हम क्या नहीं करते, शामिल नहीं करते। ये बात को थोड़ा सा याद रखिए, ये थोड़ा सा आईएमपी है, ठीक है। ये धन विधेयक है, ये धन विधेयक, ये एक गोला है, एक मनी बिल। इसके अलावा एक और आर्टिकल 117 का 1, 117 का 1, बातों को ध्यान में रखें, ये भी एक गोला है। और इसमें कहा गया है कि धन विधेयक में शामिल बातों के साथ जब अन्य वित्त से संबंधित बातें जुड़ जाती हैं तो वह विधेयक वित्त विधेयक 1 कहलाता है। मतलब धन विधेयक की तो बातें है, साथ में अन्य बातें भी है, मतलब यह धन विधेयक से एक बड़ा विधेयक है, धन विधेयक से एक बड़ा विधेयक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ये आप एक बातों को समझ पा रहे होंगे। मतलब गोला गोले के क्या है, अंदर। मतलब 117 का 1 110 से क्या है, बड़ा, क्योंकि 110 में जो प्रोविजन है वो 117 के 1 में भी है, परंतु उसके अतिरिक्त भी है। यहां तक की बात क्लियर है। इसके अलावा एक और पॉइंट है 117 का 3। 117 के 3 में यह कहा गया है कि वे बातें जो 117 का 1 और 110 में है के अतिरिक्त अगर कोई बात अगर वित्त से संबंधित है तो वह बात जिसको सदन में रखा जाएगा वो जिस आर्टिकल के तहत रखे जाएंगे वो कौन से रहेंगे, 117 का 3 के तहत रखा जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ये 117 1 117 3 117 के अलावा 110 में इसमें थोड़ा सा अंतर बताए, एक एक परिभाषा के लेवल पर अंतर बताए। अब दूसरी बात क्लियर कर लो, ये दोनों जो विधेयक है, दोनों विधेयकों की बात क्या है कि इन दोनों विधेयकों में कुछ समानता है और कुछ असमानता भी है। पहली समानता ये, ध्यान से सुनिएगा, इस विधेयक को, धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में ही सबसे पहले रखा जाएगा। और इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं, परंतु जो रखा जाएगा इसे किस में रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाएगा। मतलब दोनों की शुरुआत जो होती है वो लोकसभा से ही होती है। पर वित्त विधेयक जो 117 का 3 है, इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लोकसभा से भी हो सकती है और राज्यसभा से भी हो सकती है। कोई दिक्कत है क्या? दूसरी बात यह है कि वित्त विधेयक कोई वित्त विधेयक है, इसके निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु धन विधेयक, ये धन विधेयक है क्या नहीं, इस विषय में निर्धारण करने का कार्य कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अगर कहे कि ये विधेयक वित्त विधेयक है, मनी बिल है, तो ये मानना पड़ता है। परंतु ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले 2017 का एक केस था जिसमें जो आधार बिल था उसमें चेंजेस किया गया और उसे मनी बिल के रूप में लाया गया। और उस समय की जो
महाजन जी, सुमित्रा महाजन जी लोकसभा स्पीकर थी, उन्होंने उस जो आधार विधेयक था उसको मनी बिल के रूप में स्वीकार किया और उसे लोकसभा से पारित किया और लोकसभा से पारित करके राज्यसभा भेजा। ऐसा क्यों किया उसको भी हम बताते हैं, क्योंकि जब किसी बिल को हम लोकसभा में मनी बिल के रूप में रखते हैं और अध्यक्ष भी उसे मनी बिल के रूप में मान लेता है, तो होता यह है कि उसे धन विधेयक को लोकसभा में पारित करने के बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा अगर उस विधेयक पर 14 दिन के भीतर बातें नहीं करती है या कुछ संशोधन के साथ भेजती है, तो उस संशोधन को यदि लोकसभा माने या ना माने तब भी 14 दिन के बाद में उसे पारित माना जाता है। इस प्रकार से कोई भी सरकार जिसको राज्यसभा में बहुमत नहीं है वो उन बिलों को आसानी से पारित कर लेता है जिन जिन बिलों को उसे लगता है कि अड़चने हो सकती है राज्यसभा में। इस वजह से आधार बिल को क्या किया गया, एक मनी बिल के रूप में पारित किया। पर हुआ क्या कि जो धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक है क्या नहीं, इस विषय में जो मापदंड निर्धारित करने वाला जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो भी न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आ गया। मतलब ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर तो पहले से बातें बता दी है, इसे लोकसभा से भी पारित करना पड़ता है, राज्यसभा से भी हूबहू वैसा ही क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा ही इसे भी करना पड़ता है, ऐसा इसे भी हूबहू वैसा ही पारित करना पड़ता है जैसे एक साधारण विधेयक को हम क्या करते हैं, पारित करते हैं। साधारण विधेयक को जैसे हम देखते हैं कि भैया साधारण विधेयक जैसे लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के पास होता है। एक बात बता, इन दोनों विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है पर इसे वीटो नहीं कर सकता। इसे वीटो क्यों नहीं कर सकता? इसे वीटो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही मनी बिल को सदन में रखा है, मतलब अनुमति लेकर ही रखा है। तो भैया मतलब तुम्हें तो पहले से पता था कितना पैसा कहां पर खर्च होने वाला है, क्यों आवश्यक है। तो जब सब चीज हो गया तो तुम अब क्यों रुक रहे हो? तुम्हारी ही अनुमति थी, तुम क्यों रुक रहे हो? तो इसलिए राष्ट्रपति मनी बिल को क्या नहीं कर सकता, वीटो नहीं कर सकता। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिलचस्प बस इसको इस रूप में रखो कि आप 110 को छोटा गोला समझो, 113 के एक, 117 के एक को उससे बड़ा गोला समझो। मतलब मनी बिल 117 के एक के अंदर आता है और जो 117 का 3 है वो इनसे बाहर आता है। ऐसा अगर समझ लेंगे तो अपने आप बातें अपने आप क्या हो जाएंगी, क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ तक की कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? यहाँ तक की अगर आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है तो एक प्रश्न आपसे कि जो कटौती प्रस्ताव होते हैं उस कटौती प्रस्ताव में हमने आपको 3 प्रकार के प्रस्ताव को बताया, कटौतियां बताई, एक आम, एक घटक, एक गिलोटिन। चौथी कौन सी थी उसे बताइएगा। साथ में इस बात को भी बताइए कि जो स्थगन प्रस्ताव होते हैं वो स्थगन प्रस्ताव में किन किन विषयों को शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें बताइएगा। साथ में इस बात को भी बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले आजाद भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे और वो किन के खिलाफ लाए गए, इस बात बताइए। ये 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं, इन्हें जरूर कमेंट में लिखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।